आज हम व्यवसाय अध्ययन के प्रथम अध्याय प्रबंध की प्रकृति, महत्व, इसके अर्थ के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। जो प्रबंध का सामान्य अर्थ है, वैसे प्रबंध के बारे में जानें तो प्रबंध का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है व्यवस्था करना। बहुत प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं हमारे सामाजिक जो क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम होते हैं। घरेलू कार्यक्रमों में जैसे शादी विवाह वगैरह का कार्यक्रम है या कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो सभी तरह के कार्यों में प्रबंध का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उस कार्यक्रम में सभी तरह की व्यवस्थाओं को करना होता है। व्यवस्थाएं होती है तभी वो कार्य बेहतर तरीके से संचालित हो पाता है। तो प्रबंध का सामान्य अर्थ व्यवस्था करने से तमाम कार्यों को सुनियोजित तरीके से पूरा करने का आधार ही प्रबंध है। इसीलिए प्रबंध को हम अगर सामान्य अर्थ में जाने तो उसका क्या अर्थ होगा? व्यवस्था करना। फिर इस प्रबंध के बारे में हम जाने तो प्रबंध को करने वाला व्यक्ति कौन होता है? प्रबंधक होता है। प्रबंध को करने वाला प्रबंधक। जैसे बहुत सी संस्थाएं हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक उच्च स्तर पर लेके गए, उनका उत्तरोत्तर विकास आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत बना। मैं पेप्सिको की बात करूं, जिसकी सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर रही है वो इंदिरा नूई रही है, जो पूर्व आपके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थी। विद्यालयों की बात करूं तो प्रधानाचार्य की जो भूमिका होती है वो प्रबंधक के रूप में होती है। वो विद्यालय को किस प्रकार से मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है, अध्यापकों और छात्रों के बीच में सामंजस्य स्थापित करवाने के लिए कैसे प्रयास करता है। तो प्रबंधकर्ता जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रबंध के लिए निभाता है। इसीलिए एक प्रबंधक की प्रबंध के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रबंध का सामान्य अर्थ व्यवस्था करना है, और व्यवस्था करने का काम कौन करता है? प्रबंधकर्ता करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर कह दीजिए या मैनेजर कह दीजिए, उसके द्वारा किया जाता है। अब हम प्रबंध की कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। पुस्तक की जानकारी के तौर पर जो प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं लेखकों ने अपने अपने स्तर पर दी है उसकी हम चर्चा करते हैं। मैरी पार्कर फोलेट कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। यानी प्रबंध व्यक्तियों से कैसे कार्य करवाना है वो एक कला के रूप में है, क्योंकि एक प्रबंधकर्ता में ये कला होगी तभी वो दूसरों से काम करवा पाएगा। इसीलिए व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला प्रबंध है, मेरी पार्कर फोलेट ने कहा है। इसके अलावा लॉरेंस एप्ले ने भी परिभाषा दी कि प्रबंध व्यक्तियों के प्रयासों से परिणामों की प्राप्ति है, कि सभी व्यक्ति मिलकर प्रयास करेंगे और इससे परिणामों की क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो ये लॉरेंस एप्ले ने परिभाषा दी है। इसके अलावा हेराल्ड कुंटज कहते हैं कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा तथा समूहों से प्रयास से कार्य करवाने की एक विधि, तरीका या कला है। ये परिभाषा हेराल्ड कुंटज ने दी है। यानी समूह के द्वारा औपचारिक रूप से जो संगठित समूह हैं और समूह के द्वारा जो कार्य किया जाता है। औपचारिक का मतलब होता है अधिकारी अधीनस्थ के बीच में जो भूमिका होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल। एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है इनफॉर्मल अनौपचारिक, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, अधिकारी अधीनस्थ की भूमिका होती है और वह उनसे कार्य करवाता है। तो औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा और समूहों से कार्य करवाने की एक कला है क्या? प्रबंध। फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात ये सुनिश्चित करना है कि आप उस कार्य को मितव्ययतापूर्ण का मतलब कम खर्च पर, मितव्ययतापूर्ण और सर्वोत्तम विधि, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है जिसके माध्यम से आप उस कार्य को कर सकते हैं, तो वो प्रबंध है। यानी ये जानने की कला कि कम खर्च पर सर्वोत्तम विधि से कार्य कैसे किया जाए, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंध के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो ये प्रबंध की कुछ परिभाषाएं लेखकों के द्वारा दी गई। बहुत से लेखक हैं, वैसे एग्जाम की दृष्टि से केवल प्रबंध के अर्थ को ही जाना जाता है, लेकिन कुछ सामान्य जानकारी लेखकों की भी जाननी जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर बताई गई है। फिर हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषता की। प्रबंध अपने आप में क्यों विशेष है? आखिर इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण प्रत्येक संस्थान में प्रबंध को जाना जाता है, माना जाता है? तो सबसे पहले बात आती है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संस्थान का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है और उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्रबंध किए कार्यों को किया जाता है। प्रबंध के 5 फंक्शन बताए गए: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। और इन 5 फंक्शनों को सही तरीके से काम में लेने के लिए सबसे पहले एम्स, उद्देश्य होना जरूरी है। इसीलिए प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा और उस उद्देश्य के आधार पर ही प्रबंध के कार्य
किए जाएंगे। फिर है सर्वव्यापी प्रक्रिया। सर्वव्यापी प्रक्रिया यानी सभी जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश विशेष में या किसी एक क्षेत्र विशेष तक ही प्रबंध सीमित होकर रह गया, नहीं। प्रबंध सभी जगह, हाँ, कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका का कार्य करने का या प्रबंध के कार्यों को करने का तरीका अलग है, भारत का प्रबंध के कार्य करने का तरीका अलग है, लेकिन तो प्रबंध तो मौजूद होगा ही। ऐसा नहीं है कि भारत में प्रबंध है और विदेश में कुछ और ही है, नहीं। प्रबंध सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है। कार्य की प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन प्रबंध सभी जगह मौजूद होगा, इसीलिए सर्वव्यापी माना गया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताई गई है। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात प्रबंध एक निश्चित समय के बाद में समाप्त नहीं होती। प्रबंध का कार्य लगातार चलता रहता है। जैसा कि मैंने बताया, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक जो 5 फंक्शन थे वो लगातार चलते हैं, और एक निश्चित समय, एक निश्चित वर्ष कंप्लीट हो जाने, पूर्ण हो जाने के बाद में दोबारा प्रबंध के कार्यों को करना पड़ता है। इसी तरह वो पूरे वर्ष चलती रहती है, अगले वर्ष दोबारा प्रबंध के कार्यों को करना पड़ता है। इस तरह से वो निरंतर रूप से चलती रहती है, इसीलिए प्रबंध को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। फिर सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया बताई गई है, क्योंकि एक संस्थान में सभी वर्ग के कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी से अधीनस्थ की अपनी भूमिका होती है और सभी मिलकर प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है प्रबंध किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य, या एक व्यक्ति ने कार्य कर दिया प्रबंध का कार्य हो गया, नहीं। सभी व्यक्ति मिलकर प्रयास करेंगे तभी प्रबंध के कार्यों को पूरा किया जाएगा, परिणामों की प्राप्ति की जाएगी, इसीलिए सामूहिक क्रिया मानी गई है। फिर सृजनात्मक कार्य है। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य माना गया है। सृजनात्मक का मतलब नए सर्जन से, नए निर्माण से है, क्योंकि समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ नई तकनीकें आती है, तो प्रबंध में भी उनको क्या करना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है। जैसा वर्तमान परिवेश है उसके अनुसार हमें प्रबंध का काम करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ नए सृजन का काम भी हमें उसके अंतर्गत करना पड़ेगा, इसीलिए प्रबंध को सृजनात्मक कार्य माना गया। मानवीय कार्य तो है ही, क्योंकि प्रबंध मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए किया जाता है, इसीलिए मनुष्य जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसके अंदर, इसीलिए मानवीय क्रिया है। प्रबंधकर्ता कौन होता है, मनुष्य होता है, और किसके लिए कर रहा है प्रबंधकर्ता काम, समूह के लिए कर रहा है जो मानव है, इसीलिए मानवीय क्रिया मानी गई है। चुनौतीपूर्ण कार्य इसीलिए क्योंकि प्रबंध का कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया। आज हम बात करें, प्रत्येक संस्थान प्रबंध की गतिविधियों के लिए, कार्यों के लिए प्रबंधकर्ता नियुक्त करता है, जिसके सामने बहुत सी चुनौतियां होती है। बाह्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना, अपने संस्थान को बेहतर प्रबंध के माध्यम से दूसरे संस्थान से उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाना, तो निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है, और इसीलिए प्रबंध को चुनौतीपूर्ण कार्य में शामिल किया गया, चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया। प्रबंधक में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। प्रबंध का काम कौन करता है, प्रबंधकर्ता करता है, और उस प्रबंधकर्ता में अगर नेता के, नेतृत्वकर्ता के गुण होंगे, तभी वो अपने समूह के कर्मचारियों से, अपने अनुयायियों से कार्य करवा पाएगा। नेतृत्व का गुण ही नहीं है तो वो अपने अनुयायियों से काम करवा ही नहीं सकता। इसीलिए प्रबंधक में नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व के गुण होने चाहिए, तभी वो प्रबंध का कार्य कर सकता है। अमूर्त और अदृश्य शक्ति, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार कि प्रबंध अदृश्य शक्ति कैसे है, प्रबंध अमूर्त शक्ति कैसे है। तो प्रबंध एक अमूर्त का मतलब जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देती। प्रबंध का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, जैसे टेबल कुर्सी वगैरह या जिसका भौतिक स्वरूप होता है, प्रबंध का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, दिखाई नहीं देता, ना कोई भौतिक स्वरूप है ना दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसका आभास जो है, इसका एहसास जो है, वो संस्थान के परिणामों से, उनकी सफलता से लगाया जा सकता है। अगर संस्थान अधिक सफल है तो हम कहेंगे कि प्रबंध अच्छा किया गया है, बेहतर प्रबंध है, और संस्थान सफल नहीं है, पतन की ओर जा रहा है, तो ये कहेंगे कि उसका अच्छा प्रबंधन नहीं है। तो अदृश्य शक्ति है जो हमें एहसास उसकी सफलता और उसके विकास से ही दिखाई देता है। मानवीय और भौतिक संसाधनों का सामंजस्य है। प्रबंध मानवीय और भौतिक संसाधनों से मिलकर किया जाता है। एक संस्थान में मानवीय संसाधन भी है जो भौतिक संसाधनों पर कार्य करेंगे। अगर दोनों का सामंजस्य होगा, दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करके कार्य करेंगे, तभी प्रबंध का कार्य किया जाएगा। इसीलिए मानव और भौतिक संसाधनों को आपस में सामंजस्य स्थापित करवाते हुए परिणामों की प्राप्ति करवाना प्रबंध की विशेषता में शामिल होता है। तो ये कुछ प्रबंध की विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब हम बात करते हैं प्रबंध के उद्देश्य की। प्रबंध का उद्देश्य, 4 उद्देश्य दिए गए: प्राथमिक, सहायक, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक उद्देश्य की। किसी भी उपक्रम, किसी भी संस्थान में प्रबंध का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि जो संस्थान या जो उपक्रम के जो विभिन्न पक्षकार हैं, जो कर्मचारी वगैरह हैं या जो बाह्य पक्षकार हैं, सभी पक्षकारों का संतुष्ट होना जरूरी। उनकी जो इच्छाएं हैं वो संतुष्ट होगी तभी तो वो लंबे समय से संस्थान में जुड़ पाएंगे।
अगर उनकी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होंगी तो वो लंबे समय तक संस्थान में या उपक्रम में जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए प्राथमिक उद्देश्य यह है कि किसी भी संस्थान, किसी भी उपक्रम के जितने भी पक्षकार हैं, उन सभी की इच्छाओं की संतुष्टि होनी चाहिए। उनकी इच्छाएं क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। अब इच्छाएं पूरी कैसे होगी? ये इच्छाएं पूरी तब होगी जब ये उद्देश्य पूरे होंगे। प्राथमिक उद्देश्य में उचित लागत पर अगर वस्तु बनाएंगे तो मूल्य कम होगा, मूल्य कम होगा तो ज्यादा वस्तु बिकेगी, ग्राहक ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो लाभ अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो पक्षकारों की इच्छाओं की संतुष्टि निश्चित तौर पर हो पाएगी। उचित मूल्य होगा तो ग्राहक सस्ती वस्तु खरीदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा विक्रय होगा तो लाभ ज्यादा होगा, तो इच्छाओं की संतुष्टि स्वतः हो जाएगी। उचित पारिश्रमिक, अगर संस्थान के कर्मचारी को पारिश्रमिक उचित मिलेगा तो लंबे समय तक संस्थान में काम करेंगे, अपने अपने मनोवैज्ञानिक रूप से वो तैयार होंगे संस्थान में कार्य करने के लिए। और उचित लाभार्जन, उचित लाभार्जन का मतलब होता है कि अगर संस्थान समय समय पर एक निश्चित लाभों की प्राप्ति करता रहेगा तो निश्चित तौर पर वो पारिश्रमिक भी संस्थान के कर्मचारी को दे पाएगा, ग्राहकों को भी, बाह्य आपूर्तिकर्ताओं को, सबको संतुष्ट कर पाएगा। इसलिए प्राथमिक उद्देश्य का पूरा होना जरूरी है। और इन पक्षों से उचित लागत, उचित मूल्य, उचित पारिश्रमिक और उचित लाभार्जन से ही प्राथमिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की सहायता के लिए। प्राथमिक उद्देश्य कब पूरा होगा? जब सहायक उद्देश्य पूरा होगा। सहायक उद्देश्य में संस्थान के जो आंतरिक पक्षकार है उसमें सामंजस्य होना जरूरी है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होना जरूरी है, संसाधनों का समय पर उपयोग होना जरूरी है। जो संसाधन है उनका उचित समय और उचित व्यक्ति, पर्याप्त मात्रा में व्यक्तियों को संसाधनों पर कार्य करवाए जाएंगे तभी वो प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। इसीलिए सहायक उद्देश्य जो है वो प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान के जो मानवीय और भौतिक संसाधन है, जो आपसी जो कर्मचारी है वो जब सामंजस्य स्थापित करेंगे, संसाधनों पर उचित समय पर कार्य करेंगे, उचित क्षमता के साथ कार्य करेंगे, तभी प्राथमिक उद्देश्य जो है वो पूरा हो पाएगा। फिर व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का एक उद्देश्य होता है। वो एक संस्थान में जाता है तो उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि मुझे वहां पर अच्छा वातावरण मिले, मुझे वहां पर अच्छा पारिश्रमिक मिले, अच्छा वेतन वगैरह मिले। तो व्यक्तिगत उद्देश्य में संस्थान से जुड़ने वाले प्रत्येक वर्ग, चाहे वो आपूर्ति करता है, चाहे फिर वो कर्मचारी है, चाहे वो ग्राहक है, चाहे वो कोई अन्य पक्षकार है, सभी के अपने व्यक्तिगत उद्देश्य होंगे, स्वयं के उद्देश्य होंगे। और ये व्यक्तिगत उद्देश्य जब पूरे होंगे तभी प्राथमिक और सहायक उद्देश्य जो है वो पूरे हो पाएंगे। जो व्यक्ति का खुद का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो संस्थान के उद्देश्य के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो संस्थान को भी ये सोचना चाहिए कि इसका खुद का जो व्यक्तिगत उद्देश्य जो है वो अगर पूरा होगा तो संस्थान का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। फिर है सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि संस्थान या जो उपक्रम है वो समाज से अछूता नहीं है, समाज से अलग हटकर वो काम नहीं करता, समाज के मध्य में रहकर समाज के लिए ही वो कार्य करता है। और समाज के जो वर्ग हैं, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, इन सभी का उद्देश्य अगर वो साथ में लेकर चलेगा तो प्रबंध के जो उद्देश्य है वो पूरे किए जा सकते हैं। तो प्रबंध के कुछ उद्देश्य प्राथमिक, सहायक, व्यक्तिगत, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का अपना एक महत्व है। बिना प्रबंध के महत्व के कोई सा भी क्षेत्र जो है वो इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में निश्चित तौर पर टिक नहीं सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। प्रबंध के महत्व के कारण ही वो संस्थान में बना रह सकता है। मैं 1991 की औद्योगिक नीति की बात करूं, जिस समय देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत अधिक कमजोर थी, मुद्रास्फीति 2 अंकों में आ गई थी, पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, वित्त मंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने प्रबंध के महत्व को जानते हुए किस प्रकार से आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास किए। विश्व बैंक से लोन लेने के लिए गए लेकिन ऋण मिला नहीं, क्योंकि पहले से भारत कर्ज में डूबा हुआ था, काफी अधिक आर्थिक संकट से। खाड़ी देशों की बात करूं तो खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। जो आपके पेट्रोल आधारित क्षेत्र है, जहाँ से जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल हम जो है वो आयात करते हैं, उनके साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से कच्चा तेल भी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने गोल्ड जो था, प्रत्येक घरों से गोल्ड इकट्ठा किया और विश्व बैंक के यहाँ गिरवी रखा, उन्होंने कुछ ऋण दिया और कुछ नीतियां अपनाई। मूल रूप से 3 नीतियां जो आज भी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कारगर सिद्ध हुई है, जिसमें उदारीकरण है,
निजीकरण है और वैश्वीकरण है। ये तीन नीतियां थी जो प्रबंध के महत्व को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी मनमोहन सिंह ने। और उन्होंने इन नीतियों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लेकर आए। आज निजीकरण के कारण आप देख सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास कितना अधिक हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे आप विद्युत के क्षेत्र में ले लीजिए, और अन्य जितने भी क्षेत्र हैं जो प्राइवेटाइजेशन है, हालांकि कुछ इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन कुछ स्तर तक इसका विकास भी हुआ है। और इसके साथ उदारीकरण, उदार नीतियां, लाइसेंस की जो कठोर नीतियां थी उसको उदार बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो कर की जो कठोर प्रणाली थी, जैसे आयकर 100 रुपये कमाता 10 रुपये बचते, 90 रुपये कर में देने पड़ते थे। और कठोर लाइसेंस की प्रक्रिया थी, उद्योग चलाना काफी मुश्किल था क्योंकि कई औपचारिकताओं से होकर गुजरना पड़ता था। तो उदारीकरण के माध्यम से औपचारिकताओं को समाप्त किया, कर की नीति को सरल बनाया गया ताकि लोगों के पास में बचत का पैसा इकट्ठा हो, वह बचत कर सके। इसी तरह देश का आर्थिक विकास वैश्वीकरण के माध्यम से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा गया, आयात निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, दूसरे देशों से आयात पर जो प्रतिबंध थे उनको हटाया गया। इस कारण से जो वैश्वीकरण की नीति थी वो इसके अंतर्गत अपनाई गई थी। तो ये प्रबंध के कारण ही उस समय ने नीतियों पर विचार किया, उनको लागू किया और देश अपनी अर्थव्यवस्था की जो पटरी है उस पर वापिस आया। तो प्रबंध के महत्व के बारे में हम जाने तो कुछ महत्व यहाँ पर दिए गए। पहला है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज प्रत्येक देश के व्यवसायों के आपस में प्रतिस्पर्धा में, चाइना की बात करूं, चाइना प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे है। भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में थोड़ा कमजोर, इसीलिए दूसरे देशों से, चाइना वगैरह देशों से वो कच्चे निर्मित माल की यहाँ पर प्राप्ति करता है और अपने देश के ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है। तो प्रतिस्पर्धा का सामना उन्हें करना पड़ता है, दूसरे देशों की जो कठोर प्रतिस्पर्धा है उसका यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और उस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए, उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए, बने रहने के लिए वो बेहतर प्रबंध के कार्यों को कैसे कर सके, इसके लिए वो प्रयास करता है। अच्छे योजनाओं का, बेहतर प्रबंध के कार्यों के लिए अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने और अन्य प्रकार के जो भी कार्य है जिसके लिए वो कर सकता है, वो प्रयास वो वहाँ करता है ताकि वो प्रतिस्पर्धा का सामना देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, देश के अंदर तो एक उपक्रम दूसरे उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा का सामना करता ही है, और एक देश के उपक्रम दूसरे देशों के उपक्रम के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इन प्रतिस्पर्धा का सामना करवाने का काम प्रबंध के माध्यम से किया जा सकता है। प्रबंध महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा का सामना करवाने के लिए उनको तैयार करता है। फिर है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास भी एक संस्थान जो एक छोटे स्तर पर अपने आप को प्रारंभ करता है, धीरे धीरे अच्छे प्रबंध के कारण, अच्छी योजना के कारण उसका विस्तार कर दे। जैसे एकल व्यवसाय है, एकल व्यवसाय छोटे स्तर पर प्रारंभ होता है लेकिन धीरे धीरे उसको फुटकर थोक या बड़े स्तर के व्यापार में लाता है। तो पहले संसाधन सीमित थे, फिर संसाधन क्या हो गए, विस्तृत हो गए, अच्छे प्रबंधन के कारण ही है। तो संसाधनों का विकास भी प्रबंध के महत्व में शामिल है। फिर संसाधनों का समुचित उपयोग। हमारे पास में मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन नहीं है, या भौतिक और मानवीय नहीं है, दोनों हैं लेकिन हमें पता नहीं कि इनका उपयोग कैसे करवाया जाए। एक व्यक्ति अधिक क्षमतावान है लेकिन उसकी क्षमता का उपयोग संस्थान में हो ही नहीं रहा है, तो क्या बिना उपयोग के संस्थान बेहतर विकास कर सकता है, अधिक से अधिक कार्य कर सकता है? संभव नहीं है। तो प्रबंध के महत्व के माध्यम से ये देखा जाता है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कैसे लिया जाए, कितने मानवीय संसाधन किस संस्थान में जरूरत है वहां पर उनको लगाया जाए, और उनमें जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग व कार्यों में, जैसे एक व्यक्ति में 100% क्षमता है लेकिन उपयोग 50% ही हो रहा है, 50% वेस्ट जा रही है या उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो क्या संस्थान के लिए वो फायदेमंद होगा? नहीं होगा। समुचित उपयोग जरूरी है, प्रबंध से ही संभव है। वो एक ऐसी योजना बनाए कि प्रत्येक वर्ग का समुचित उपयोग संस्थान के फायदे के लिए हो, संस्थान के परिणामों की प्राप्ति के लिए हो। फिर है नव परिवर्तन, उसका उपयोग। प्रत्येक संस्थान ये चाहता है कि मेरा संस्थान अस्तित्व में बना रहे, निरंतर वृद्धि करे, विकास करे, इसके लिए जरूरी है नव परिवर्तन। नव परिवर्तन का मतलब होता है नए परिवर्तन से, यानी कि एक देश में वर्तमान में किस चीज की आवश्यकता है उस चीज को बनाकर और देश के लिए उपयोग में लाया जाए। जैसे मैं वर्तमान की बात करता हूँ, कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसको देखते हुए हमारे कार्य प्रक्रिया में भी बदलाव आया है, हमारी कार्यशैली में भी बदलाव आया है, रोजमर्रा की जिंदगी जो पहले चलती थी उसमें भी बदलाव आया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए व्यवसाय में भी देखो परिवर्तन आया है। आजकल
इम्यूनिटी की बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, तो ऐसी वस्तुओं का उपयोग वर्तमान में ज़्यादा किए जाने की बात की जाती है, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। इसके अलावा सैनिटाइजर, जो हमारे मास्क वगैरह हैं, उनका भी अधिक से अधिक उपयोग किए जा रहा है, इसीलिए व्यापारी उन पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो नव परिवर्तन यानी वर्तमान में क्या चाहिए उसके अनुसार वस्तुओं को उत्पादित करके देना, तभी आप लगातार बने रह सकते हो, अपने व्यवसाय को जीवित रख सकते हो। वरना आप एक वस्तु के भरोसे बैठे रहे, व्यवसाय बंद हो गया और आप पतन की ओर चले गए। तो जरूरी है कि नव परिवर्तन को अपनाया जाए। जैसी आवश्यकता है, सैनिटाइजर की बात करूं तो चीनी मिलें हैं, वो सैनिटाइजर बनाकर भी बेच रही है, ताकि उसका भी उपयोग ज्यादा से ज्यादा वर्ग के लोग करें, व्यवसाय भी चले। है तो नव परिवर्तन और उसका उपयोग प्रबंध के महत्व के लिए जरूरी। फिर संगठन का अस्तित्व संरक्षण है, उसमें वृद्धि। किसी भी संगठन को जीवित रहने के लिए, उसके विकास के लिए और अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि संगठन का अस्तित्व, वो जीवित कैसे रहे, वो अधिक से अधिक विकास कैसे करे, ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ हो, ये प्रबंध से ही संभव है। कि प्रबंध उसके विकास के लिए प्रयास करता है, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए प्रयास करता है, और ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे हो इसके वो प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धा का सामना भी इसीलिए करवाता है, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ उन प्रतिस्पर्धियों के साथ भी बराबर बना रहकर कर सके, अपने व्यवसाय को उनके साथ बराबर बनाए रखकर उनका विकास कर सके। तो संगठन के अस्तित्व को बनाए रखना, उसमें विकास करना, अधिक से अधिक लाभ करना प्रबंध के महत्व में शामिल है। देश का आर्थिक विकास जो है वो प्रबंध से ही संभव है। आज प्रत्येक देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो उपक्रम है, जो संस्था है, उन पर टिकी हुई है, और उनमें अगर बेहतर प्रबंधन होगा तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम देश की बेहतर अर्थव्यवस्था का पर्याय माना जाएगा या उसके अनुसार होगा। और अगर देश के उपक्रमों, उद्योगों में अच्छी प्रबंध की व्यवस्था ही नहीं होगी, प्रबंध के महत्व को ही नहीं जाना जाएगा, तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए योगदान नहीं दे पाएंगे। तो जरूरी है देश के आर्थिक विकास के लिए प्रबंध के महत्व को जानना। फिर विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय कैसे होगा। तो विभिन्न प्रकार के जो रुचि समूह जो संस्थान में रुचि लेते हैं, कर्मचारी जो आंतरिक भाग होता है वो रुचि लेता है, जो बाह्य भाग ग्राहक है वो रुचि लेते हैं, आपूर्तिकर्ता जो कच्चे माल की आपूर्ति करता है, विनियोग करने वाले, ये सभी संस्थान में रुचि लेने वाले हैं। और उनमें अगर सामंजस्य होगा, ग्राहक चाहता है सस्ती वस्तु मिले, कर्मचारी चाहता है अधिक वेतन मिले, आपूर्तिकर्ता चाहता है समय पर भुगतान हो, विनियोगकर्ता चाहता है कि जो विनियोग किया जाए उसका समय पर प्रतिफल प्राप्त हो, अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो, तो इनमें सामंजस्य स्थापित करवाने का काम प्रबंध करता है। उसके महत्व के कारण इन सभी जो रुचि समूह है उनमें सामंजस्य स्थापित होता है और संस्थान में लगातार बने रहते हैं। समाज में स्थिरता, स्थिरता तभी लाई जा सकती है जब समाज में परिवर्तन को लागू किया जाएगा। आज परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं उसको समाज अगर अपनाता है तो निश्चित तौर पर वो उसमें स्थिरता प्रदान करेगा, यानी उनका विकास करेगा, और उनको नहीं अपनाएगा तो स्थिरता नहीं होगी, यानी वो पतन की ओर चले जाएंगे। जरूरी है कि परिवर्तन को अपनाया जाए। परिवर्तन शुरुआत में आपको कुछ कठिनाई उत्पन्न जरूर करेगा, जैसे जीएसटी की बात करता हूँ, शुरुआत में कुछ कठिनाई उत्पन्न जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके फायदे को जाना है, उसकी कार्य प्रक्रिया को जाना, तो अब वो काफी सरल हो गया। तो इसी प्रकार समाज में स्थिरता लाने के लिए परिवर्तन जरूरी है, और ये परिवर्तन ही संस्थान को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करवा पाएगा, समाज को कुछ सीखने के लिए, ज्ञान प्रदान करवाने के लिए करवा पाएगा। बाकी के कुछ भाग हैं वो हम आगे पढ़ेंगे।